हेलो एवरीवन। इस यूनियन बजट में जीएसटी लॉ में बहुत सारे चेंजेस प्रपोज किए गए हैं। उन चेंजेस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपको इस वीडियो का राइटअप चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये हमारा फरवरी का न्यूज़लेटर है जिसमें हमने इन्हीं चेंजेस को बहुत इन डेप्थ में एनालाइज करके प्रेजेंट किया है। सो प्लीज डू चेक इट आउट। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है। सबसे पहले चेंज की बात करते हैं। जो सप्लायर्स अपने गुड्स को ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू सप्लाई करते हैं, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एटसेट्रा, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है इस बजट में। प्रेजेंटली जैसे ही कोई सप्लायर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नाइका किसी भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपने गुड सप्लाई करता है, उसे जीएसटी में कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। बेशक वो इतना छोटा सप्लायर है कि अभी उसने थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन की लिमिट भी क्रॉस नहीं करी है, अभी उसकी सप्लाई 40 लाख के अंदर ही है, तब भी उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है मैंडेटरीली। और साथ ही साथ उसके पास कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट भी अवेलेबल नहीं है। तो जब पूरी दुनिया ऑनलाइन मूव कर रही है, ब्रिक और मोर्टार स्टोर से हम दूर जा रहे हैं, हर व्यापारी की अब मजबूरी है, वो चाहे ना चाहे तो भी उसे गुड्स ऑनलाइन सप्लाई करनी पड़ती है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू। तो इसे ध्यान में रखते हुए 47th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया कि हाँ, ऐसे सप्लायर्स को हम कंसेशनल बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे। 48th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में इन के लिए सूटेबल अमेंडमेंट्स की रिकमेंडेशन दी गई और अकॉर्डिंगली इस बजट में ये अमेंडमेंट प्रपोज किए गए हैं। क्या अमेंडमेंट्स हैं ये? सबसे पहले तो ऐसे सप्लायर्स को कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट अवेल करवाने की बात की गई है। उसके लिए सेक्शन 10 में जो कॉम्पोजिशन स्कीम का सेक्शन है, वहां सूटेबल अमेंडमेंट प्रपोज्ड है जिससे ऐसे व्यापारियों को कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट मिल सके। सेकेंडली, जैसा मैंने अभी बताया, ऐसे सप्लायर्स को जीएसटी में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, तो उसके लिए भी एक अमेंडमेंट प्रपोज्ड है सेक्शन 23 में, जिसमें गवर्नमेंट को एम्पावर करने की बात करी गई है कि वो ऐसे सप्लायर्स को रजिस्ट्रेशन से छूट दे सकती है। लेकिन ये जो भी कंसेशनल बेनिफिट्स की बात की गई है, ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई के लिए ही है, इंटर स्टेट सप्लाई के लिए नहीं। मतलब ऐसा सप्लायर जो ये बेनिफिट अवेल करता है, वो अपनी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के बाहर से आने वाले ऑर्डर को फुलफिल नहीं कर सकता। और ये एंश्योर करना कि वो ऐसा ना करे, ये उस ई कॉमर्स ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे ऐसा कोई सप्लायर है जो थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन का बेनिफिट ले रहा है या कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले रहा है, तो अमेजॉन या फ्लिपकार्ट को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो सप्लायर कोई इंटर स्टेट सप्लाई ना करे। और अगर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ये ऐसा इंश्योर करने में फेल होते हैं तो उन पर पेनल्टी प्रपोज की गई है इस बजट में। तो ये तो थी ऐसे छोटे व्यापारी जो ऑनलाइन अपनी गुड्स की सप्लाई करते हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रपोजल। सेकेंड इशू पे बात करते हैं। जीएसटी में एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू चल रहा है कि अगर कोई रेसिपिएंट 180 दिन में अपने सप्लायर को पेमेंट नहीं करता, तो जीएसटी लॉ कहता है कि उसे अपना आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। ये बहुत बड़ी लीगल कंट्रोवर्सी है। सरकार दो पार्टीज के म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट में कैसे इंटरफेयर कर सकती है, मैं अपने सप्लायर को कंसीडरेशन दूं या ना दूं, उससे सरकार को क्या मतलब है, वगैरह वगैरह। अब इस कंट्रोवर्सी में एक नया ट्विस्ट आ गया है। इस बजट में एक अमेंडमेंट प्रपोज्ड है। वो अमेंडमेंट क्या है?
आज की डेट में प्रोविजन कहता है कि अगर एक रेसिपिएंट ने 180 दिन में अपने सप्लायर को पेमेंट नहीं की तो उस सप्लाई के रिगार्डिंग उसने जो आईटीसी अवेल किया है उसे उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा विद इंटरेस्ट पेबल। अब ये जो वर्ड है कि उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा, इसका मतलब अगर सिंपली देखें तो ये है कि कोई जैसे ही वो 180 दिन में अपनी पेमेंट फेल करता है उसके बाद कोई थर्ड पार्टी एक्शन रिक्वायर्ड है। जब वो रेसिपिएंट की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करेगा उसके बाद उस रेसिपिएंट पे लायबिलिटी फास्टन होगी। तो सरकार ने इस बजट में एक अमेंडमेंट प्रपोज किया है जिससे कि कोई थर्ड पार्टी एक्शन वगैरह रिक्वायर्ड हो ही ना, इमीडिएटली 180 दिन में अगर रेसिपिएंट ने पेमेंट नहीं की तो इमीडिएट उस पर लायबिलिटी फास्टन हो जाए। उसके लिए यहां अमेंडमेंट प्रपोज्ड है कि भाई ये जो एडेड टू हिज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है इन वर्ड्स को हटा दो, सिंपली वहां रख दो ही विल मेक सच पेमेंट विद इंटरेस्ट पेएबल। मतलब 180 डेज के फेलियर के बाद इमीडिएट उस रेसिपिएंट पर लायबिलिटी आ गई है कि वो उस पेमेंट को फुलफिल करे विद इंटरेस्ट। अब रेसिपिएंट ये नहीं कह पाएगा कि जब रेवेन्यू ऑफिसर ये डिटेक्ट करेगा कि मैंने पेमेंट नहीं करी, मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करेगा, उसके बाद मैं ये पेमेंट करूंगा। नहीं, सरकार ने कहा 180 दिन खत्म, तुम्हारी लायबिलिटी शुरू। इसी में ही लॉ ये भी कहता है कि रेसिपिएंट वो आईटीसी रिक्लेम करने के लिए एलिजिबल हो जाता है जब वो पेमेंट कर देता है। अब यहां पर सिर्फ इतना ही लिखा था जैसे ही रेसिपिएंट पेमेंट कर देता है, किसको करता है किसको नहीं वो नहीं लिखा था। तो एक्स्ट्रा कॉशियस होके एज अ मैटर ऑफ अबंडेंट कॉशिया इस बार एक इसमें अमेंडमेंट प्रपोज्ड है कि जब वो रेसिपिएंट इस पेमेंट को सप्लायर को कर देता है तब वो इस क्रेडिट को क्लेम करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो वर्ड्स टू पेमेंट टू द सप्लायर ऐड करने का एक प्रपोजल है। ये अमेंडमेंट जस्ट एज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा कॉशन लग रही है, लेकिन कुछ लोगों के मन में एक इशू आ सकता है। मान लो मैंने वो पेमेंट सप्लायर को ना करके रेवेन्यू ऑफिसर को कर दी थी या किसी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को कर दी थी या किसी और स्टेक होल्डर को कर दी थी, तो क्या अब मैं आईटीसी रिक्लेम करने के लिए एलिजिबल नहीं हूं क्योंकि मैंने वो पेमेंट सप्लायर को नहीं करी? ऐसे एप्रीहेंशंस भी हो सकते हैं इस अमेंडमेंट के साथ, बट ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही आप इस तरह से किसी और स्टेक होल्डर को पेमेंट करोगे, चाहे वो रेवेन्यू अथॉरिटी हो चाहे कोई और हो, दैट पेमेंट विल बी डीम्ड टू बी मेड टू द सप्लायर। वो यही माना जाता है कि आपने वो पेमेंट सप्लायर को कर दी है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो गुड्स और सर्विसेज कंपनीज प्रोक्योर करती हैं सीएसआर एक्टिविटीज के लिए, उन पर आईटीसी अवेलेबल है कि नहीं। ये एक बहुत लंबी कंट्रोवर्सी रही, डिफरेंट एडवांस रूलिंग्स आती रही। कुछ कहती थी कि ये गुड्स और सर्विसेज पर आईटीसी एलिजिबल है, कुछ कहती थी नहीं है। लेकिन कंपनीज करें तो क्या करें, किसको फॉलो करें किसको ना करें? कोई नेशनल अपीलेट अथॉरिटी भी नहीं है कि जाकर कोई फाइनल डिसीजन ले आए, क्योंकि फैसला तो एक ही हो सकता है, या तो आईटीसी एलिजिबल है या आईटीसी एलिजिबल नहीं है। तो बहुत टाइम से सरकार की तरफ से इस पर एक क्लैरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट थी, और अब इस बजट में फाइनली ये कह दिया गया है कि कंपनीज जो गुड्स और सर्विसेज प्रोक्योर करते हैं सीएसआर एक्टिविटीज में यूज करने के लिए, उन पर आईटीसी एलिजिबल नहीं है, और सेक्शन 17 में एक सूटेबल अमेंडमेंट प्रपोज कर दिया है। अब इस प्रपोज्ड अमेंडमेंट की लीगैलिटी वैलिडिटी वो एक अलग इशू है, लेकिन ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट जो है
कि आईटीसी एलिजिबल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोस्पेक्टिव है। पीछे के टैक्स पीरियड्स के लिए कंपनी इन गुड्स और सर्विसेज पर आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट प्रपोजल की बात करते हैं, प्रोपोर्शनेट रिवर्सल ऑफ आईटीसी ऑन सेल ऑफ वेयरहाउस्ड गुड्स। एक सप्लायर कोई भी सप्लाई देने के लिए बहुत सारी इनवर्ड सप्लाईज लेता है जिस पर वो जीएसटी भी पे करता है, लेकिन वो उस जीएसटी का क्रेडिट तभी ले सकता है जब उसने उन इनवर्ड सप्लाईज को टैक्सेबल सप्लाई देने में यूज़ किया है। अगर वो उन इनवर्ड सप्लाई से एग्जेम्प्ट या नॉन टैक्सेबल सप्लाई देता है तो वहाँ उसे उनका क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता। लेकिन यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में ऐसा होता है कि एक सप्लायर बहुत सारी इनवर्ड सप्लाई लेता है और जिससे वो टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों तरह की सप्लाई देता है। तो वहाँ पर सेक्शन 17 कहता है कि ऐसे केस में उसे प्रोपोर्शनेट आईटीसी ही मिलेगा। जितनी भी इनवर्ड सप्लाई उसने टैक्सेबल सप्लाई देने में यूज़ करी है उतने का ही उसे क्रेडिट अवेलेबल करवाया जाएगा। तो जब आप उस प्रोपोर्शनेट क्रेडिट जो उस सप्लायर को एलिजिबल है उसे कैलकुलेट करने जाते हो, कंप्यूट करने जाते हो, तो सेक्शन 17 कहता है कि एग्जेप्ट सप्लाई को कैलकुलेट करते टाइम उसमें अगर उस सप्लायर ने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन की है जो शेड्यूल 3 में दी हुई है तो उसे वहाँ पर इंक्लूड नहीं करोगे। शेड्यूल 3 में एक ट्रांजैक्शंस की लिस्ट दी गई है और उन ट्रांजैक्शंस को जीएसटी पर्पस के लिए ना गुड्स की सप्लाई माना है ना सर्विस की सप्लाई माना है। मतलब बेसिकली उन्हें जीएसटी पर्पस के लिए सप्लाई ही नहीं माना गया है। तो सेक्शन 17 कहता है अगर कोई सप्लायर ऐसी कोई ट्रांजैक्शन भी कर रहा है तो भाई उसे एग्जेम्प्ट सप्लाई में इंक्लूड नहीं करोगे, मतलब उस ट्रांजैक्शन के लिए उसे प्रोपोर्शनेट क्रेडिट रिवर्स नहीं करना पड़ेगा। शेड्यूल 3 में ऐसी ही एक ट्रांजैक्शन दी गई है, सप्लाई ऑफ वेयरहाउस्ड गुड्स बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। वेयरहाउस्ड गुड्स जैसे ही होम कंजम्पशन के लिए क्लियर होंगी तो वो एक इंटरस्टेट सप्लाई बन जाएगी और उस पर आईजीएसटी लगेगा। लेकिन अगर उन्हें होम कंजम्पशन की क्लियरेंस से पहले ही सप्लाई कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है, तो वो एक शेड्यूल 3 की ट्रांजैक्शन है, मतलब वो जीएसटी पर्पस के लिए सप्लाई है ही नहीं। तो एज पर सेक्शन 17 अगर कोई सप्लायर वो ट्रांजैक्शन करता है तो उसे वहाँ पर प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एग्जेम्प्ट सप्लाई की वैल्यू में इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन इस बजट में यहाँ पर एक अमेंडमेंट प्रपोज्ड है कि वेयरहाउस गुड्स की सेल को एग्जेम्प्ट सप्लाई की वैल्यू में ऐड किया जाएगा और इसके लिए सेक्शन 17 में अमेंडमेंट की जाएगी। तो अगर अब कोई सप्लायर टैक्सेबल सप्लाई भी दे रहा है, एग्जेम्प्ट सप्लाई भी दे रहा है और वेयरहाउस गुड्स की सेल भी कर रहा है तो अब उसे प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा उसकी एग्जेम्प्ट सप्लाई और उसने जो वेयरहाउस गुड्स की सेल करी है उतना प्रोपोर्शनेट। इसके क्या लीगल रैमिफिकेशंस होंगे, ट्रेड पर, इकोनॉमी पर इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो सब किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मेजर चेंज प्रपोज्ड है रजिस्ट्रेशन के सेक्शंस में। अगर कोई सप्लायर एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट या नॉन टैक्सेबल सप्लाई दे रहा है तो उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कहता है सेक्शन 23। लेकिन वही सेक्शन 24 कहता है कि जैसे ही कोई सप्लायर आरसीएम में कोई सप्लाई लेता है उसे मैंडेटरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो एक तरफ है सेक्शन 23, एक तरफ है 24। एक बॉडी कॉर्पोरेट है फॉर एग्जांपल जो एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई दे रही है, लेकिन वो जीटीए की सर्विस लेती है जो आरसीएम में कवर्ड है। तो ऑल्दो सेक्शन 23 में उसे रजिस्ट्रेशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन वहीं सेक्शन 24 में उसे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो इस बजट में एक अमेंडमेंट प्रपोज्ड है कि सेक्शन 23 को
ओवरराइडिंग इफेक्ट देने की बात करी गई है सेक्शन 22 और 24 के ऊपर। मतलब अगर कोई सप्लायर एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट या नॉन टैक्सेबल सप्लाई दे रहा है या वो एग्रीकल्चरिस्ट है, अगर वो रिवर्स चार्ज में कोई सप्लाई लेता भी है तब भी उसे रजिस्ट्रेशन लेने की उस पर लाइबिलिटी नहीं आएगी। ये तो ठीक है, लेकिन सरकार को यहाँ पर ये भी गौर करना पड़ेगा कि इस अमेंडमेंट के साथ साथ उसे सूटेबली आरसीएम का नोटिफिकेशन 5 ऑफ 2017 वो भी अमेंड करना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए किसी सप्लाई पर रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी है जहाँ रेसिपिएंट लाइबल है टू पे टैक्स, लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद वो रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेता क्योंकि वो अदरवाइज सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लाई दे रहा था, तो अब वो आरसीएम की लाइबिलिटी कौन पूरी करेगा? मतलब लाइबिलिटी है लेकिन उसे पूरा करने के लिए कोई आदमी ही नहीं है, तो बहुत अब्सर्ड सिचुएशन हो जाएगी। तो इस अमेंडमेंट के साथ साथ और भी सूटेबल अमेंडमेंट सरकार को करने पड़ेंगे। नेक्स्ट चेंज जो प्रपोज्ड है उसकी बात करते हैं, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। कहा जा रहा है कि ये एक सबसे बड़ा चेंज है जो इस बजट में आया है 48th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के रिकमेंडेशन पर। अब जीएसटी एक्ट के अंदर कुछ ऑफेंसेस जैसे कि किसी ऑफिसर को अपनी ड्यूटी करने से रोकना, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करना, सर्टेन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में फेल करना, इन सबको डीक्रिमिनलाइज करने की बात करी गई है। मतलब अब वो जीएसटी में ऑफेंस डीक्रिमिनलाइज कर दिए जाएंगे। अब ध्यान से समझते हैं कि ये जो ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा है कि ये बहुत बड़ा चेंज हो गया है, क्या ये सच में कुछ बहुत बड़ा चेंज है? इन ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज करने से एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ ये जो भी ऑफेंसेस की बात करी गई है, एक पब्लिक ऑफिसर को अपनी ड्यूटी करने से रोकना, एविडेंस के साथ टेम्परिंग करना, क्या सिर्फ ये जीएसटी के ऑफेंस थे? नहीं, ये ऑफेंसेस इंडियन पीनल कोड में स्पेसिफिकली दिए गए हैं। ये बहुत ही सीरियस नेचर के ऑफेंस है और इंडियन पीनल कोड में इन्हें स्पेसिफिकली ऑफेंस की कैटेगरी में रखा गया है। तो अब मान लीजिए जीएसटी में आपने इनको डीक्रिमिनलाइज कर भी दिया तो क्या? तो अगर कोई आदमी अब ये इनमें से कोई ऑफेंस करेगा, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करेगा, ऑफिसर को अपनी ड्यूटी करने से रोकेगा, तो क्या उसे कोई पनिशमेंट नहीं होगी? ऐसा नहीं है, बिल्कुल होगी। जो आईपीसी में दी गई है उस पनिशमेंट से तो उसे कोई नहीं बचा सकेगा। तो फर्क क्या पड़ा? ये डीक्रिमिनलाइज करने से फर्क कहाँ आ रहा है? फर्क सिर्फ इतना आ रहा है कि आपको सीआरपीसी में अब प्रोसीजर कैसे फॉलो करना होगा। आज की डेट में क्योंकि ये जीएसटी में ऑफेंस है, एक स्पेशल इनेक्टमेंट के ऑफेंस है, तो ये कंप्लेंट केस की तरह चलते हैं। लेकिन जब ये डीक्रिमिनलाइज हो जाएंगे तब ऐसे ऑफेंसेस के लिए डिपार्टमेंट को पुलिस अथॉरिटीज़ के सामने एक कंप्लेंट दर्ज करवानी पड़ेगी, एक कंप्लेंट रजिस्टर करनी पड़ेगी और उसके बाद पुलिस अथॉरिटीज़ फर्दर इन्वेस्टिगेट करके अगर उन्हें मिलता है कि कुछ है तब वो इन ऑफेंसेस के अगेंस्ट एक चार्जशीट दर्ज करेंगी। तो जो एक्चुअल चेंज आएगा वो ये आएगा कि अब सीआरपीसी का प्रोसीजर कैसे फॉलो होगा। अब तक कंप्लेंट केस की तरह हो रहा था, इनको डीक्रिमिनलाइज करने के बाद ऐसा नहीं होगा। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि अब वो सज़ा से ही बच जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार एक चेंज जो उसने प्रपोज किया है उस पर अपनी बड़ी पीठ थपथपा रही है कि उसने प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने की जो मॉनेटरी लिमिट है उसे 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया है। पर सच बताऊं तो ये चेंज सिर्फ एक आई वॉश की तरह है, एक बिल्कुल कॉस्मेटिक चेंज है। ग्राउंड रियलिटी पे इससे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि जीएसटी में अरेस्ट उन्हीं केसेस में हो सकता है जहां पर टैक्स की अमाउंट 5 करोड़ से ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो 5 करोड़ की अमाउंट से नीचे आप कुछ भी चेंज करते रहो, वो सिर्फ एक सुपरफिशियल चेंज है, रियलिटी में उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और ये चेंज कैसे ट्रेड या बिजनेस के जो एक्चुअल फियर्स हैं, उनके डर हैं, उन्हें कैसे हेल्प नहीं करता,
इस पर मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखें। अब तक जो हमने बात की वो CGST एक्ट में जो चेंजेस प्रपोज थे उनकी की। 2 चेंजेस IGST एक्ट में भी प्रपोज्ड है। पहला चेंज जो प्रपोज्ड है वो है OIDAR प्रोविजंस में। अगर आप IGST एक्ट में नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट की डेफिनेशन उठा के देखेंगे तो उसमें जो क्लास ऑफ रेसिपिएंट्स हैं वो कुछ इस तरह से दिए हैं: गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी एटसेट्रा, और लास्ट में दिया है और एनी अदर पर्सन। तो जब आपने एनी अदर पर्सन लिख ही दिया था तो ये गवर्नमेंट, गवर्नमेंटल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी, इस तरह के वर्ड्स रिडंडेंट थे, मीनिंगलेस थे, बिकॉज एनी पर्सन इंक्लूड्स ऑल ऑफ दिस। तो ये जो रिडंडेंट यूजलेस वर्ड्स थे इनको ओमिट करने का एक प्रपोजल दिया गया है। फाइन, नो बिग डील। सेकेंड, प्रेजेंटली ओवरसीज सप्लायर फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करने के लिए तभी लायबल है जब अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट उन सर्विसेज को कॉमर्स, बिजनेस या प्रोफेशन के पर्पस से लेता है। तो अब एडमिनिस्ट्रेटिवली देखें तो ये कितना डिफिकल्ट है डिटरमाइन करना कि एक अनरजिस्टर्ड पर्सन ने उन सर्विसेज को किसी कॉमर्स या बिजनेस पर्पस से ही लिया है। इसका कभी कोई साइंटिफिक फार्मूला निकल के आ ही नहीं सकता कि आप पता लगा सके कि एक अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट उन सर्विसेज को किस पर्पस से ले रहा है। तो इसलिए अब इस एक्सक्लूजन को ख़त्म करने का प्रपोजल है। ये प्रपोज किया गया है कि अब ओवरसीज सप्लायर को हर केस में फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करने के लिए लायबल किया जाएगा फॉर हिज सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट्स। थर्डली, एक ड्राफ्टिंग एरर था कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो सिर्फ TDS डिडक्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन लेते हैं वो अनरजिस्टर्ड पर्सनस की कैटेगरी से एक्सक्लूड हो रहे थे। तो उस ड्राफ्टिंग एरर को दूर कर दिया है। स्पेसिफिकली वहाँ दे दिया जाएगा कि ये जो ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो अनरजिस्टर्ड पर्सनस की कैटेगरी में कवर्ड हैं। जो इसमें इंपॉर्टेंट चेंज है वो है OIDAR की डेफिनेशन में। प्रपोज किया गया है कि इस डेफिनेशन में से जो ये वर्ड्स हैं एसेंशियली ऑटोमेटेड एंड इन्वॉल्विंग मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन को ओमिट कर दिया जाएगा। इस चेंज के 2 ही रीजंस हैं। पहला, अननेसेसरी लिटिगेशन को अवॉइड करना जो इंटरप्रिटेशनल इश्यूज पर होती, और दूसरा, ओवरसीज सप्लायर्स को जो एस्केप रूट मिल रहा था इन वर्ड्स की हेल्प से उसको हटाना। क्योंकि जब तक ये वर्ड यहाँ पर है, ओवरसीज सप्लायर से टैक्स मांगने जाती सरकार तो वो कहता नहीं देखो मेरे ऊपर टैक्स लगता ही नहीं है, मेरी OIDAR की सर्विस है ही नहीं, क्योंकि ये पूरी तरह ऑटोमेटेड है ही नहीं, मैंने ये बंदा बिठा रखा है, वो इसको संभालता है, वो इंटरवीन करता है, तब जाकर ये सर्विस दी जा रही है। तो दिस इज़ नॉट एसेंशियली ऑटोमेटेड, देयर इज़ ह्यूमन इंटरवेंशन इन्वॉल्व। तो इस तरह से वो इसको एस्केप रूट ना बना पाए, ये इंटरप्रिटेशनल इश्यूज ना हो, लिटिगेशन कम से कम हो, इन वर्ड्स को ही हटाने की, ओमिट करने का प्रपोजल है। लेकिन क्या इन वर्ड्स को ओमिट करने से इस डेफिनेशन का स्कोप चेंज हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ गौर करने वाली बात है कि इस डेफिनेशन के बहुत सारे इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं और उन इलस्ट्रेशंस में कोई अमेंडमेंट नहीं है, और अगर उन इलस्ट्रेशंस को एक बार ध्यान से पढ़ा जाए तो वो क्लियरली इस डेफिनेशन का स्कोप बताते हैं। तो कल को आप कोई भी सर्विस उठाकर देखें कि क्या वो OIDAR की डेफिनेशन में कवर हो रही है कि नहीं, तो उसके इलस्ट्रेशंस को ध्यान से देखने पर क्लियरली आपको उसका स्कोप पता चल जाएगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पर ये जो डेफिनेशन में अमेंडमेंट करी गई है ये सब बाय वे ऑफ सब्सटीट्यूशन और ओमिशन है, और जब आप किसी प्रोविजन में सब्सटीट्यूट करते हो या ओमिशन करते हो तो वो जनरली रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर होता है। ट्रू, लेकिन ऑल्दो ये रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर हो सकता है, लेकिन रिवेन्यू अथॉरिटीज़ फिर भी अगर इन चेंजेस के हेल्प से एडिशनल लाइबिलिटी कल को फास्टन करने जाती है कहीं पर फॉर पास्ट टैक्स पीरियड्स, तो वो ऐसा नहीं कर सकती। IGST एक्ट में एक और अमेंडमेंट प्रपोज्ड है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स
के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होगी। कुछ सेटल प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहले तो कि अगर प्लेस ऑफ सप्लाई टैक्सेबल टेरिटरी से बाहर है तो सरकार जनरली वहाँ पर टैक्स नहीं लगाती, लेकिन सर्विसेज के केस में, चाहे सर्विस टैक्स का पीरियड रहा हो या जीएसटी का पीरियड हो, अगर सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रेसिपिएंट दोनों टैक्सेबल टेरिटरी में हैं तो बेशक प्लेस ऑफ सप्लाई टैक्सेबल टेरिटरी से बाहर हो तो भी वहाँ पर टैक्स सरकार लगाती है। पहले सर्विस टैक्स लगाती थी, अब जीएसटी लगाती है। और गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस के केस में अगर सर्विस प्रोवाइडर और रेसिपिएंट दोनों टैक्सेबल टेरिटरी में हैं तो वहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स की डेस्टिनेशन ना होकर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होती है, विच वुड बी इन द टैक्सेबल टेरिटरी। लेकिन 2019 में आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन 12 के सबसेक्शन 8 में एक प्रोवाइजो डाला गया कि ओशियन फ्रेट के केस में, स्पेसिफिकली सीआईएफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में, अगर शिपिंग लाइन इंडियन है और उस शिपिंग लाइन को फ्रेट इंडियन एक्सपोर्टर दे रहा है तो वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स दैट इज आउटसाइड द टैक्सेबल टेरिटरी। जनरली तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई रेसिपिएंट की लोकेशन होती थी, बट एक प्रोवाइजो इंसर्ट किया गया 2019 में और कहा गया कि नहीं, ऐसे केस में डेस्टिनेशन वुड बी प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब टैक्सेबल टेरिटरी से बाहर। तो एक बार तो आपको देख के लगता है कि यहाँ जीएसटी नहीं लगना चाहिए क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है, लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, स्पेसिफिकली सेक्शन 7 के सबसेक्शन 5 के सब क्लॉज ए के अकॉर्डिंग ये एक इंटरस्टेट सप्लाई है, तो यहां पर आईजीएसटी पेएबल हो गया, ऑल्दो प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड टैक्सेबल टेरिटरी थी। तो सरकार ने कहा ओ अच्छा, यहाँ पे टैक्स लग गया, कोई बात नहीं, हम एग्जेम्पशन देते हैं। एक नोटिफिकेशन इशू किया और इस पर एग्जेम्पशन प्रोवाइड कर दी। हाउएवर 1 अक्टूबर 2022 को ये एग्जेम्पशन डिसकंटिन्यू कर दी गई और ये एग्जेम्पशन डिसकंटिन्यू करने के बाद ये प्रोवाइजो रिडंडेंट हो गया। जो प्रोवाइजो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई को आउटसाइड टैक्सेबल टेरिटरी बना रहा था, दैट इज डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स, वो अब रिडंडेंट हो गया क्योंकि उस केस में भी बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 7 आईजीएसटी फिर भी पेएबल है। तो अब इस प्रोवाइजो को ओमिट करने का प्रपोजल दिया गया है इस बजट में। तो ये कुछ मेजर चेंजेस प्रपोज थे जीएसटी लॉ में जो इस यूनियन बजट में प्रपोज किए गए। इन्हें हमने सरसरी तौर पर समझ लिया है कि ये चेंजेस क्यों प्रपोज किए गए, इनका रैशनल क्या था और इनका रेमिफिकेशन क्या हो सकता है। अपनी आने वाली वीडियोस में मैं एक एक टॉपिक पर भी डिटेल डिस्कशन करती रहूँगी इन इश्यूज़ पर। बट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।